हाय एवरीवन, मैं निकोलाई टेंगेन हूँ, नॉर्वेजियन सोरेन वेल्थ फंड का सीईओ। और आज मैं यहाँ एक ऐसे व्यक्ति के साथ हूँ जो एआई के लिए बहुत ज़रूरी हैं, यानी जयश्री उल्लाल, जो अरिस्टा नेटवर्क्स की सीईओ हैं। जयश्री को नेटवर्किंग में 40 साल से ज़्यादा का अनुभव है, इसलिए इस बारे में उनसे बेहतर कोई बात नहीं कर सकता। जयश्री, आपको देखकर बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे आकर बहुत अच्छा लगा निकोलाई। मुझे थोड़ी सर्दी है, इसलिए अगर मैं नाक से बोलूं तो माफ करना। कोई बात नहीं, अब शुरू से शुरू करते हैं। मुझे वैसे भी इस पॉडकास्ट पे गाना तो नहीं गाना है, तो सब ठीक रहेगा, है ना? हाँ, गाना तो नहीं गाना है, तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। तो बताइए, अरिस्टा क्या करती है? हाँ, ये एक मुश्किल सवाल है। तो अरिस्टा दुनिया के सबसे ज्यादा डिमांड वाले मिशन क्रिटिकल नेटवर्क बना रही है, जो हाई परफॉर्मेंस, हाई स्केल, लो लेटेंसी, हाई रिलायबिलिटी, हाई अवेलेबिलिटी, हाई ऑटोमेशन, हाई टेलीमेट्री वाला है, जो आधुनिक डेटा सेंटर्स और एआई जरूरतें पूरी करती है। यानी अलग अलग लेवल पर बहुत हाई डिमांड होती है। और खासकर पिछले एक दशक में अरिस्टा इस फील्ड में पायनियर और लीडर दोनों के रूप में उभर कर सामने आई है। मैंने सुना है कि यदि आप सोचते हैं उस तरह के चिप्स इंजन हैं, तो नेटवर्किंग उनके बीच का हाईवे है ना? हाँ, इसे सही तरीके से ऐसे देखा जाए, मेरा मानना है कि चिप्स बहुत कुछ ड्राइव करती हैं, खासकर एआई की दुनिया में, जहां प्रोसेसिंग होती है जीपीयूज, एपीयूज, एक्सपीयूज, या आप इन्हें जो भी नाम दें। लेकिन जब आप इसे प्रोसेस करते हैं तो आपको इस बात की चिंता करनी होगी कि क्या आप इसका पूरा उपयोग कर रहे हैं। और इसलिए अगर किसी कार की स्पीड 100 मील प्रति घंटा है, लेकिन वो सिर्फ 30 मील प्रति घंटा ही जा सकती है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर उससे ज्यादा दूर तक जाने में मदद नहीं कर सकता, तो आप कार का या इस मामले में जीपीयू का बहुत कम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हाँ, हम सभी एक्सेलरेटर यूजर्स मिशन क्रिटिकल वर्कलोड के लिए इंफॉर्मेशन हाईवे हैं, जो नाम आप दें। तो मान लीजिए अब मैं अपने ऑफिस में बैठा हूँ, मैं चैट जीपीटी पर एक प्रॉम्प्ट डालता हूँ, मैं आपके प्रोडक्ट्स को कैसे इस्तेमाल करता हूँ, ये सर्विस कैसे काम करती है? हाँ, तो हम ज्यादातर पर्दे के पीछे ही काम करते हैं। जैसे मेरे पेरेंट्स हमेशा कहा करते थे, तुम क्या करते हो? क्योंकि वो देख ही नहीं पाते कि हम एक्चुअली क्या करते हैं। और जब आप एरिस्टा का प्रॉम्प्ट टाइप करते हैं, तो उस पॉइंट पर हम बेसिकली हर चीज को हर चीज से कनेक्ट कर रहे होते हैं। इस पॉडकास्ट पर हो रही ये कॉन्वर्सेशन भी इसके बिना पॉसिबल नहीं है। तो हाई इंटेंसिटी के ट्रैफिक पैटर्न, चाहे वह किसी यूजर, डिवाइस, वर्कलोड, मशीन, सर्वर, स्टोरेज, या अब ज्यादा से ज्यादा एआई किलर एप्लीकेशन से आता हो, हम कनेक्ट करते हैं और ये स्विच और रूटिंग प्लेटफॉर्म के एक सेट के जरिए होता है। इन्हें हम लीव स्पाइन आर्किटेक्चर कहते हैं, जहां मल्टीपल लीव्स एक एग्रीगेट स्पाइन से कनेक्ट होती हैं। और आजकल इसमें एआई स्पाइन भी हो सकता है। ये दुनिया के कुछ सबसे बड़े हाई स्केल प्लेटफॉर्म हैं, लेकिन ये सब करने के लिए उन्हें पावर चाहिए। प्लेटफॉर्म और चिप्स को सही सॉफ्टवेयर के साथ पावर देने की जरूरत है। और यहीं पर अरिस्टास की खासियत उसका एक्सटेंसिबल ऑपरेटिंग सिस्टम ईओएस रहा है, जहां हम इन प्लेटफॉर्म और नेटवर्किंग कनेक्टिविटी को ज्यादा से ज्यादा तरह के डेटा से पावर देते हैं। हम स्ट्रक्चर्ड डेटा, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, फ्लो डेटा और इन सभी को अपने खास तौर पर बनाए गए सॉफ्टवेयर से काम में ला सकते हैं। और एआई की नेटवर्किंग पहले जो सिस्टम्स थे उनसे किस तरह अलग है? अगर हम थोड़ा पीछे जाएं और करीब 20 साल पहले की नेटवर्किंग को देखें, तो इंटरनेट की शुरुआत रिसर्च कम्युनिटी से हुई थी। उस समय टीसीपी/आईपी जैसे प्रोटोकॉल्स और एल्गोरिदम्स रिसर्च प्रोजेक्ट से आए थे, खासकर एआरपी90 से। इसी फाउंडेशन पर आज का मॉडर्न इंटरनेट खड़ा है, जहां रिसर्च ने प्रैक्टिकल नेटवर्किंग सिस्टम्स का रूप लिया। उस समय कई प्रोटोकॉल्स थे, जैसे एक्सएनएस, एप्पल टॉक, ओएसआई और आईपी। लेकिन 2000 के दौर में टीसीपी/आईपी दुनिया भर में इंटरनेट कम्युनिकेशन की कॉमन लैंग्वेज बन गया। 2015 से 2020 तक आते आते सिर्फ टीसीपी/आईपी काफी नहीं रहा, क्योंकि नेटवर्किंग की जरूरतें और कॉम्प्लेक्स हो गईं। इस दौर में लोग दुनिया के सबसे बड़े क्लाउड प्लेटफॉर्म्स बनाने लगे, जैसे AWS, एज़्योर, जीसीपी, गूगल और कई दूसरे। इन्हें इतने बड़े लेवल, अनप्रेसिडेंटेड स्केल की जरूरत थी कि वे कहीं ज्यादा कंपनीज और यूजर्स तक पहुंच सकें। इसलिए सिस्टम्स को मल्टी टेनेंट बनाना पड़ा, क्योंकि वे सिर्फ एक कंपनी को नहीं बल्कि हजारों कंपनियों को सपोर्ट कर रहे थे। तो एक मिड साइज कंपनी का साधारण सीआईओ अपनी चीजें बनाना बंद कर चुका है और क्लाउड पर डिपेंड करने लगा, ताकि वे अपने मिशन क्रिटिकल एसेट्स चला सकें, चाहे ई कॉमर्स एप्लीकेशन हो, डेटाबेस हो या कुछ और। अब जैसे एआई पिछले कुछ सालों में आया है, और ये नया ट्विस्ट ला रहा है, क्योंकि क्लाउड ट्रैफिक एआई ट्रैफिक से बहुत अलग है। एआई ट्रैफिक, और हम सब ने चैट जीपीटी और दूसरे सभी लैंग्वेज मॉडल्स के शुरू होने के साथ ये देखा, ये एक ऐसी कॉम्प्लेक्सिटी और सर्च कर रहा है जो 1000 या लाखों गुना ज्यादा गहरी और बड़ी है, जो पहले कभी देखने को नहीं मिली थी। तो इसके लिए
ट्रैफिक पैटर्न की और भी ज़्यादा तेज़ी, कम लेटेंसी और हाई परफॉर्मेंस की ज़रूरत थी। तो आम तौर पर हम एआई से पहले जो कर रहे थे, उसे हम फ्रंट एंड नेटवर्क कहते थे, जो स्टैंडर्ड सीपीयू, स्टोरेज, जनरल पर्पस क्वेरी, इंडेक्सिंग, सर्चिंग, इस तरह की चीज़ों को जोड़ता था। एआई के आने से हम अचानक सैकड़ों अगर हज़ारों नहीं तो लाखों एक्सीलरेटर को कनेक्ट कर रहे थे। और जैसा कि मैंने कहा इस जीपीयू ट्रैफिक के लिए बहुत अलग तरह के ट्रैफिक की ज़रूरत थी। जैसे ऐसे समझे कि ये ट्रैफिक की क्वालिटी, ट्रैफिक की इंटेंसिटी, ट्रैफिक की ड्यूरेबिलिटी। पीक बर्स्ट के मामले में बहुत ज़्यादा इंटेंसिव है। इसलिए हमारे पास इसे अक्सर बैक एंड नेटवर्क या स्केल अप और स्केल आउट नेटवर्क कहा जाता है। हमें लगभग अलग तरह के पैरामीटर और मैट्रिक्स बनाने पड़े। और जब तक हम नहीं आए, मैं कहूँगी कि इसका ज़्यादातर हिस्सा छोटी-छोटी चीज़ों के आइलैंड जैसा था। एक इन्फिनिबैंड नेटवर्क था, एक पीसीआई नेटवर्क, एक सीएसआई नेटवर्क और एरिस्टा एआई के लिए बैकएंड में ईथरनेट और आईपी और स्टैंडर्ड बेस्ड कैपेबिलिटीज़ लाने में कामयाब रहा, जैसा कि हमारे पास क्लाउड में था। इन नेटवर्क्स को बनाने के मामले में अब सबसे बड़ी रुकावट क्या है? हाँ, तो मैं कहूँगी कि पूरी इंडस्ट्री के लिए सबसे बड़ी रुकावट पावर है। हम्म। क्योंकि इन जीपीयू और नेटवर्क और केबल और ऑप्टिक्स और हर चीज का पावर कंजम्पशन बिल्कुल पहले जैसा नहीं है। पहले हम मेगावाट के बारे में बात करते थे, अब हम एक डेटा सेंटर में दसियों गीगावाट की बात करते हैं। इसे सही नजरिए से देखें, है ना? ये एक फुटबॉल फील्ड से भी बड़ा है और आप उसे गीगावाट की कैपेसिटी से पावर दे रहे हैं। इसलिए हमारे एआई प्रोवाइडर या क्लाउड प्रोवाइडर इस लेवल की पावर नहीं ढूंढ पा रहे हैं। अगर आज आप उस तरह की पावर ढूंढ रहे हैं, तो उसे ढूंढने में आपको 3 से 5 साल लग सकते हैं। जगह और पावर शायद अभी भी सबसे बड़ी समस्या है, लेकिन एक बार जब आप इसे ढूंढ लेते हैं, तो आपको इसे सही तरीके से तैयार करने के लिए ही हम काम आते हैं। बिल्कुल। और इसलिए अगर ये मिल जाता है तो आप लोगों को कॉल करना होगा। लेकिन अभी एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारा पैसा आ रहा है। आप इसे कैसे देखती हैं? क्या ये विकास ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ हो रहा है? हाँ, ये सही बात है। ये बदलाव बहुत तेज़ी से हुआ है। अगर नेटवर्किंग के पुराने साइकिल को देखें, तो 100 मेगाबिट से 1 गीगाबिट, फिर 10 गीगाबिट और 100 गीगाबिट तक पहुंचने में लगभग हर 5 साल लगते थे। लेकिन अब 100 गीगाबिट से 200, 400, 1.2 और आगे 3.2 टेराबिट तक का माइग्रेशन हर बार लगभग 12 महीनों में ही हो रहा है। यानी जो बदलाव पहले 5 साल में होते थे, अब वही 12 से 18 महीनों में हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जहां हम पिछले साल ही 400 गिग पर पहुंचे थे, वहीं इस साल हम पहले से ही 800 गीगा और 1.6 के बारे में सोच रहे हैं। हम्म। तो स्पीड स्केल की बहुत ज्यादा मांग है, क्योंकि आपको इन सभी थ्रूपुट को इकट्ठा करना होता है और अनुमानित लेटेंसी के लिए ये सब एक साथ हम पर आ रहा है। आप इंटरनेट बूम के दौरान सिस्को में थी, तो मैं थी आपने उस समय जो देखा उससे इसकी तुलना कैसे की जा सकती है? बहुत ज्यादा। इंटरनेट बूम बहुत ही स्थिर तरीके से हुआ था। एक ऐसा समय था जब एक पीक आया था 99-2000 में, जो डॉट कॉम बूम और बस्ट की वजह से था, मैं ये भी कहना चाहूंगी। और फिर Y2K भी था। लेकिन ज्यादातर उस इंटरनेट को डेवलप होने में 15 साल लगे। मैं 1993 में क्रिसेंडो के पहले एक्विजिशन से ही वहां थी, जब कंपनी $1 बिलियन से कम की थी। और जब मैंने 2008 में छोड़ा, तो ये 40 या लगभग $50 बिलियन की कंपनी थी, जहां कैटलिस्ट स्विच, जो मुझे लगता है कि अभी भी सिस्को की सबसे सफल प्रोडक्ट लाइन है, कम से कम 1/3 योगदान दे रहे थे। लेकिन बात यह थी कि यह धीरे-धीरे और लगातार हुआ, लेकिन एक पीक था, 2 साल के लिए एक उछाल था। ये कई कारणों से बहुत अलग लगता है। सबसे बड़ा कारण यह है कि जिन 15 सालों की प्रक्रिया की बात हो रही थी, वह अब सिकुड़कर सिर्फ 5 से 7 साल में समा रही है। दूसरी बात, इसका स्केल एस्पेक्ट तेजी से कई गुना बढ़ रहा है। ये लगभग 1000 गुना ज्यादा हो चुका है। और तीसरी बात, शायद सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि लोग इसकी तुलना करना पसंद करते हैं, क्या हम बबल में हैं? मुझे लगता है कि ये बहुत सारी जिम्मेदार कंपनियां हैं और इसलिए हम बबल में नहीं हैं। या अगर हम बबल में हैं तो हम एक लंबे बबल में हैं। ये सीलेक्स जैसी कंपनियां नहीं हैं जो आईं, उन्हें फंडिंग मिली और फिर बंद हो गईं। ये माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, मेटा और ओरेकल जैसी जिम्मेदार कंपनियां हैं जो इन सबको बनाने की जिम्मेदारी ले रही हैं। इसके साथ साथ नियो क्लाउड्स भी हैं, जैसे ओपन एआई और एंथ्रोपिक, जिनका जिक्र करना भी जरूरी है। तो मैं कहूंगी कि ये एक बबल से ज्यादा एक जबरदस्त मेगा ट्रेंड जैसा लगता है, जो कुछ समय तक यहाँ रहने वाला है। डॉट कॉम बूम के समय हमारे पास ओवर बिल्डिंग थी, तो इसलिए हम कैसे भरोसा कर सकते हैं कि ऐसा दोबारा नहीं होगा?
क्योंकि यह सब उपलब्ध नहीं है, न तो इतनी पावर और न ही इतनी कैपेसिटी। इसे तैयार करने में समय लगेगा। हमारी इच्छा उसे एग्जीक्यूट करने की एबिलिटी से कहीं ज्यादा है। तो अभी भी लगभग 3 साल का एग्जीक्यूशन फेज लगेगा, न कि 1999 की तरह जब सब लोग जल्दबाजी में कंपनीज बना देते थे और सोचते थे कि बना दो, लोग अपने आप आ जाएंगे। इस बार स्थिति उल्टी है। यहाँ ये सोच है कि प्लीज जल्दी बनाइए, हमें इसकी अभी जरूरत है। यही सबसे बड़ा बदलाव है। लेकिन फिर से इसका मतलब ये नहीं है कि मैं खुद को ठीक नहीं करूंगी और ये नहीं कहूंगी कि ये बबल नहीं है, बल्कि ये कहना जरूरी है कि ये बहुत तेजी से और अचानक बड़े पैमाने पर हो रहा है। लेकिन पता है, ये उस स्टेडी स्टेट से कहीं ज्यादा है जिसकी हम सभी को आदत हो गई है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये 1 साल के फैक्टर के लिए किया जा रहा है। ये 3 से 5 साल का काम है और ये जिम्मेदार कंपनियां कर रही हैं जो अपने पैसे से वोट कर रही हैं क्योंकि उन्हें डिमांड दिख रही है। यही सबसे बड़ा अंतर है कि डिमांड है। जिम्मेदार लोगों की बात करें तो आपके सबसे बड़े क्लाइंट हाइपरस्केलर हैं, है ना? क्लाउड कंपनियां, हाँ, गूगल माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड जैसी और कंपनियां। टाइटंस। हाँ। सो कस्टमर बेस कितना कंसंट्रेटेड है? वे हमेशा से कंसंट्रेटेड रहे हैं। एज एन एग्जाम्पल, माइक्रोसॉफ्ट और मेटा 2014 में पब्लिक होने के बाद से हमारे रेवेन्यू में हर एक का हिस्सा 10% से ज्यादा रहा है और मैं इस कंसंट्रेशन के लिए दुखी नहीं हूं। मैं उस पार्टनरशिप के लिए खुश और आभारी हूं। तो वे हमारे रेवेन्यू का 10% बने हुए हैं। लेकिन जाहिर है, जैसे जैसे डिनोमिनेटर बड़ा होता जा रहा है, हम बहुत सारे स्पेशलिटी क्लाउड प्रोवाइडर्स एंटरप्राइज कैंपस में डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपको ये नहीं बताती कि वे एरिस्टा की स्ट्रेटजी के लिए बहुत बहुत जरूरी हैं और पार्टनरशिप कभी इतनी मजबूत नहीं रही, तो ये मजाक होगा। जब एआई कैपेबिलिटी बनाने की बात आती है तो आप किस देश से सबसे ज्यादा इंप्रेस्ड हैं? कौन सा देश? बेशक यूनाइटेड स्टेट्स, और हम लीड भी कर रहे हैं। दूसरे देशों में भी कुछ चीजें हो रही हैं, लेकिन स्केल के मामले में और जिन कंपनियों के साथ हम काम कर रहे हैं उनमें से ज्यादातर आज यूएस में हैं। क्या कोई और देश है जो आपको लगता है कि सही काम कर रहे हैं? बिल्कुल। मुझे लगता है कि हम इसके कुछ हिस्से नॉर्डिक देशों में, मिडिल ईस्ट में देख रहे हैं। यूके में भी कुछ ऐसा ही है। इसका कुछ हिस्सा कोरिया और भारत में है। तो इसमें कोई शक नहीं कि ये कई दूसरे इंटरनेशनल लोकेशंस तक भी तेजी से पहुंच रहा है। जब आप देखती हैं कि इन्वेस्टमेंट कहाँ हो रहा है, तो क्या आपको चिंता है कि इससे दुनिया पहले से भी ज्यादा बढ़ जाएगी? नहीं, ज्यादातर इन्वेस्टमेंट जो मैं देख रही हूँ वे दुनिया को बांट नहीं रहे हैं, बल्कि दुनिया को और ज्यादा जोड़ रहे हैं। तो शुक्र है वे सरकार द्वारा स्पॉन्सर्ड नहीं है, इसलिए वे सभी एआई और टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन को कैसे बढ़ाया जाए इस बारे में है। 1 महीने पहले मैं मिडिल ईस्ट में थी और मैं वहाँ की प्रोग्रेस की रफ्तार से बहुत इम्प्रेस्ड हूँ, जहाँ वे अपनी बहुत सारी तेल की कमाई को जरूरी एआई इन्वेस्टमेंट और क्षमताओं में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसलिए मैं इसे किसी बंटवारे की तरह नहीं बल्कि एकता की तरह देखती हूँ। इम्प्रेस्ड होने की बात करें तो आपके पास अब एआई डेटा सेंटर नेटवर्किंग के लिए मार्केट का 21% हिस्सा है, जो कि जबरदस्त है। आप वहां तक कैसे पहुंची? क्या हमारे पास बस इतना ही है? मुझे उम्मीद थी कि ये और ज्यादा होगा, लेकिन तब हमें काम करना था। हमने 0 से 21 तक का सफर बहुत खूबसूरती से तय किया है। मुझे लगता है कि अगर आप हाई स्पीड मार्केट को देखें तो हम शायद 41 के आसपास हैं, लेकिन अगर आप सभी स्विचिंग की सामान्य स्पीड को देखें तो हम शायद उस नंबर के आसपास हैं जो आपने बताया। देखो, ये प्यार से किया गया काम है। कंपनी 2008 में बनी थी और उसने प्रोडक्ट्स की शिपिंग शुरू कर दी थी, इसलिए हमने ये अचानक नहीं किया। हमने इसे धीरे धीरे लेकिन पक्के तौर पर किया है और सच में मुझे लगता है कि इस कंपनी के कल्चर को ऑप्टिमाइज करने के लिए जिसे एंडी बेक्टोल्सहाइम एंड केन ड्यूडा ने शुरू किया था, मुझे कहना होगा कि उन्होंने हमारे सॉफ्टवेयर, हमारे हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सही नींव रखी और इसे बेहतर बनाते रहे। तो हमारा मार्केट शेयर असल में इस बात से आता है कि हमारे कस्टमर हमारे इनोवेशन की तारीफ करते हैं। हम इंजीनियरों द्वारा इंजीनियरों के लिए बनाए गए हैं। हम क्वालिटी आर्किटेक्चर पे बहुत ध्यान देते हैं और अपने कस्टमर्स के लिए सही काम करते हुए उन्हें सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हम एक मिशन क्रिटिकल माहौल के केंद्र में बैठे हैं, जहां अगर हम डाउन हो जाते हैं तो सभी को पता चल जाता है। अगर हम नीचे नहीं जाते तो हम दुनिया का सबसे बड़ा राज बने रहेंगे और मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा मानना है कि हमने इसे बहुत मेथोडिकल तरीके से किया है और कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं निकाला जिससे तैयार होने से पहले ही बाजार में जल्दबाजी में लॉन्च कर दिया गया हो। अब आपने सिस्को में 15 साल बिताए उनके डेटा सेंटर बिजनेस को बनाने में, तो मैं बस ये जानना चाहता हूं कि सिस्को में पीक लेवल के दौरान काम करना कैसा था? ये सिर्फ डेटा सेंटर बिजनेस से कहीं ज्यादा था। मुझे सिस्को में अपना समय पसंद आया। जब मैंने सिस्को ज्वाइन किया तब कंपनी का रेवेन्यू लगभग 650 मिलियन था और मार्केट कैप 6 बिलियन थी। इसलिए ये स्टार्टअप नहीं थी, लेकिन एक युवा कंपनी थी।
मुझे एक मौका मिला और उस समय कंपनी ज्यादातर राउटर्स बना रही थी। उसी दौरान मुझे कैटलिस्ट ब्रांड के स्विचेस को बनाने और डेवलप करने में योगदान देने का मौका मिला। पहले ये कैटलिस्ट 1200 था, फिर 5000, 6500, 4000, 3000। तो ये स्विचिंग ब्रांड जब मैं पहली बार आई थी तब जीरो था, और मुझे आज भी याद है कि पहले साल ये 40 मिलियन था, फिर दूसरे साल 365 मिलियन और फिर तीसरे साल 1 बिलियन हो गया। और इस तरह की चीजें वर्ल्ड वाइड वेब और इंटरनेट के बिना नहीं हो सकती, चाहे आपके प्रोडक्ट कितने भी शानदार क्यों ना हो। तो मुझे लगा मुझे एक रॉकेट शिप का हिस्सा होने पर गर्व महसूस हुआ। ये एक शानदार कंपनी थी और पता है, लेकिन किसी समय मुझे लगा रुको, मैं इतनी बड़ी कंपनी में नहीं रहना चाहती थी। मैं कुछ छोटा करना चाहती थी, लेकिन मुझे सिस्को के दिन और वे 15 साल बहुत अच्छे से याद हैं। उस रॉकेट शिप पर आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या सीखी? मुझे लगता है कि हमारे यहाँ भी यही बात है, यानी कस्टमर्स पर फोकस। सिस्को में कस्टमर फोकस का कल्चर है। मुझे लगता है कि अरिस्टा इस पर और इनोवेशन, इंजीनियरिंग और क्वालिटी पर भी डबल जोर देता है। लेकिन मैंने सिस्को की तरफ से रात 2 बजे भी कॉल अटेंड किए हैं। एक एग्जीक्यूटिव स्पॉन्सर के तौर पर अगर कोई बात गंभीर होती तो मैं वो फोन उठा लेती। पता है, भले ही मैं अपनी नींद को बहुत अहमियत देती हूँ, लेकिन उस समय वह ज्यादा जरूरी था। इसलिए मैं कहूंगी कि कस्टमर्स का कल्चर बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आप शायद सिस्को की अगली सीईओ बन सकती थी, तो आप स्पेसशिप क्यों नहीं बदलना चाहती थी? पता है, मुझे नहीं पता कि मैं सिस्को के लिए सही सीईओ होती या नहीं, क्योंकि मैं सिस्को में एक एक्सीडेंटल एग्जीक्यूटिव थी। मैंने कभी प्लान नहीं किया था कि मैं जो एग्जीक्यूटिव थी वो बनूंगी। मुझे प्रोडक्ट्स पसंद हैं, लेकिन मुझे लगता है कि क्या ज्यादातर लोग एक्सीडेंटल एग्जीक्यूटिव नहीं होते? नहीं, कुछ लोग। मेरा मतलब है, ऐसा नहीं है कि आप 5 साल की थी और आप भारत में बैठकर सोचती थी, हे, मैं सिस्को में एक सुपरस्टार बनने जा रही हूँ। ओह, बिल्कुल नहीं। आप मेरे माता-पिता से पूछ सकते हैं कि जब मैं 5 साल की थी तो मैं कितनी कम सुपरस्टार थी। लेकिन अभी के लिए इसे छोड़ दें। मुझे लगता है कि मैं ये कहूँगी कि मुझे प्रोडक्ट पसंद थे। मुझे इंजीनियर्स के साथ काम करके कस्टमर्स के लिए प्रोडक्ट्स बनाने में मज़ा आता था, और मैं टेक्नोलॉजी में इतनी डूबी हुई थी कि मुझे नहीं लगता था कि मेरे पास ज़्यादा बड़ी काबिलियतें हैं या सिस्को में सीईओ बनने की इच्छा है। तो असल में जब मैंने सिस्को छोड़ा तो सच तो ये था कि मैंने सोचा था कि मैं कुछ बिल्कुल अलग करूँगी, जैसे क्लीन टेक या एनर्जी या सोलर या बैटरी, और मैं सच में सिलिकॉन वैली में वापस आकर अपनी जड़ों से जुड़ना चाहती थी, जो मुझे पसंद था, यानी एक एंटरप्रेन्योर बनना। और इसलिए मैं अरिस्टा में तब शामिल हुई जब उसका रेवेन्यू 0 था और उसमें 30 इंजीनियर थे। और सबसे ज़रूरी बात जो मुझे उसमें पसंद आई, वह ये थी कि मुझे उन लोगों के साथ काम करने में मज़ा आया। तो मान लीजिए कि अब मेरा एक स्टार्टअप है, मेरा रेवेन्यू 0 है, 30 लोग एक ऑफिस में बैठे हैं, तो मैं आप जैसे सुपरस्टार को उस समय की पूरी अनिश्चितता में कैसे रिक्रूट करूं? हाँ, नहीं, मुझे लगता है एंडी और मैं, ये कब की बात है, हम एक दूसरे को जानते थे। तो ये एंडी बेक्टोल्सहाइम है? एंडी बेक्टोल्सहाइम जो कंपनी के जर्मन को फाउंडर हैं। जब मैं सिस्को में थी तब हमने उनकी कंपनी ग्रेनाइट को खरीदा था, इसलिए हम उस समय एक दूसरे के साथ काम कर चुके थे। इसके अलावा जब उन्होंने सन माइक्रोसिस्टम्स की स्थापना की और मैं एएमडी में चिप्स बना रही थी, तब भी हमारा साथ में काम हुआ। असल में हम एक दूसरे को 1987 से जानते हैं, यानी करीब 35 साल या उससे भी ज्यादा समय से। तो मुझे लगता है जब उन्होंने देखा कि मैं नौकरी छोड़ रही हूँ और मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं बस अपना दिमाग साफ करना चाहती थी, तो उन्होंने कहा, ओह, मेरे पास ये स्टार्टअप है। मैंने कहा, ओह, और मेरा पहला रिएक्शन था, ओह नहीं एंडी, मैं फिर से नेटवर्किंग और स्विचिंग नहीं करना चाहती। लेकिन जैसे जैसे मुझे समझ आया कि फाउंडर्स क्या करने की कोशिश कर रहे थे और इंजीनियर क्या बना रहे थे, मुझे दिलचस्पी हुई, क्योंकि ये नेटवर्किंग और स्विचिंग थी, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। ये इंटरनेट और कैटलिस्ट स्विचिंग जैसा नहीं था जैसा मैं जानती थी, ये बिल्कुल अलग चीज थी। वो कौन सी बात थी जिसने आपकी इसमें दिलचस्पी जगाई? इसका सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर बहुत ही यूनिक था। ज्यादातर नेटवर्किंग कंपनियां क्या करती हैं, उनके पास 5 यूज केस के लिए 5 ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं और हर एक के 50 इमेजेस, कुल 250 चीजें मैनेज करनी पड़ती हैं। लेकिन यहाँ सिर्फ एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम और एक ही बाइनरी इमेज थी। उसमें ढेर सारी क्लास फाउंडेशन थी, जिसे हम स्टेट ड्रिवन पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल कहते थे। इसमें अगर कुछ फेल हो जाए तो वो बस फेल नहीं होता, वो ऑटोमेटिकली रिकवर हो जाता है और एजेंट वापस आ जाता है। और ये बिल्कुल क्रिसमस ट्री लाइट के उल्टा था, जहां एक लाइट खराब होते ही सारी लाइट्स बंद हो जाती हैं। यहाँ हमने ऐसा सिस्टम बनाया था कि अगर एक लाइट फेल भी हो जाए तो हम सिर्फ वही एलईडी बदल देते थे और पूरा सिस्टम चलता रहता था। कस्टमर को पता भी नहीं चलता। इसी सॉफ्टवेयर की वजह से हमें इतने मिशन क्रिटिकल और हाई प्रोफाइल कस्टमर्स के साथ काम करने का मौका मिला। और फिर हमने उस टेक्नोलॉजी को अलग अलग तरह के यूज केसेस में इस्तेमाल किया। मुझे उस टेक्नोलॉजी ने भी अट्रैक्ट किया
और लोगों ने भी। लेकिन सच कहूँ तो थोड़ी घबराहट भी थी क्योंकि जिस साल मैं जुड़ी वो साल 2008 था। वो टाइम फाइनेंशियल कोलैप्स का था। हमारे शुरुआती कस्टमर्स में से एक लेहमैन ब्रदर्स थे और आप जानते हैं कि उसके बाद उनके साथ क्या हुआ। मैं जानता हूँ। तो अरिस्टा में मेरे एंटरप्रेन्योरियल करियर की शुरुआत अच्छी नहीं रही, जो अब 17 साल से चल रहा है और मजबूत है। ऐसा नहीं है कि हमने उतार चढ़ाव नहीं देखे, हमने बिल्कुल देखे। फाइनेंशियल कोलैप्स उनमें से एक था। हमारे सबसे बड़े कॉम्पिटिटर सिस्को का हम पर केस करना एक और बात थी। कोविड और पूरी सप्लाई चेन का संकट भी एक और बात थी। तो आज जहां है वहां पहुंचने के लिए हमने बहुत मुश्किलों का सामना किया है और यहाँ होना अच्छा है। सिस्को जैसी बड़ी कंपनी से मुकाबला करने के लिए क्या चाहिए? आप एक स्टार्टअप हो और सोचो हमें उन्हें हराना है, तो इसके लिए क्या लगता है? मुझे नहीं लगता। मेरे ज्यादातर कॉलीग्स आपको बताएंगे कि मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं सिस्को को टक्कर दे रही हूँ, क्योंकि शुरू में हम बहुत खास और यूनिक यूज केस पे इतने फोकस्ड थे कि सिस्को उसमें शामिल भी नहीं होना चाहता था या उस पर ध्यान नहीं देना चाहता था। जैसे हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग और लो लेटेंसी, ये ऐसे यूज केसेस थे जिनमें सिस्को का ध्यान ही नहीं था और हमारी पहली 100 मिलियन की रेवेन्यू ज्यादातर यहीं से आई। हमारा दूसरा यूज केस था क्लाउड और सिस्को इसे MSDC यानी मल्टी मैसिवली स्केल्ड डेटा सेंटर्स कहता था। लेकिन उन्होंने उस सेक्टर पे ध्यान ही नहीं दिया, ये समझने की कोशिश तक नहीं की कि कस्टमर क्या चाहते हैं और क्यों करते हैं जो वो करते हैं। असल में AWS, अमेजॉन और गूगल के शुरुआती दिन में वे ना तो CISco का इस्तेमाल करते थे ना ही अरिस्ता का, क्योंकि उन्होंने खुद अपना सिस्टम बनाया था। उन्हें अपने रिक्वायरमेंट्स और मार्केट में अवेलेबल सॉल्यूशंस से काफी डिसैटिस्फैक्शन था। तो एक बार फिर मुझे लगा कि हम एक ऐसा काम कर रहे थे जो बड़े कॉरपोरेशन, खासकर सिस्को, उस समय नहीं कर रहे थे। बेहतरीन कस्टमर सर्विस का एक एग्जाम्पल क्या है? ऐसे कई एग्जाम्पल्स और कई कहानियां हैं जो मैं आपको बता सकती हूँ, लेकिन चलिए मैं आपसे ही वही सवाल पूछती हूँ। अगर आज आप फोन उठाकर अरिस्टा सपोर्ट को कॉल करें तो आपको क्या लगता है? और मान लीजिए और आपको कोई नेटवर्क प्रॉब्लम हो और आपको कॉल करना पड़ा, तो आपके हिसाब से आपको कैसी रिस्पॉन्स मिलेगी? आप उनसे क्या एक्सपेक्टेशन रखेंगे? कि आप आएंगे और मेरी समस्या को ठीक कर देंगे। आमतौर पर ज्यादातर जगहों पर पहले पूछा जाता है, आप कौन हैं? आपने बिल पे किया है? अगर आप सिर्फ सवाल पूछ रहे हो तो कहा जाता है, हमारे सिस्टम में आपका अकाउंट ही नहीं है। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हम तुरंत पूछते हैं, समस्या क्या है? हमारी एवरेज रेजोल्यूशन टाइम बहुत तेज होती है। हमारे लिए ये ऐसा है जैसे इमरजेंसी में किसी मरीज का इलाज करना। आप उनसे 20 सवाल नहीं पूछते, आप सिम्टम्स समझते हैं और इलाज करते हैं। तो हमारा एवरेज रेजोल्यूशन टाइम 25 मिनट है। ये एक अनसुना रिकॉर्ड है क्योंकि हमारी टीम एक्सपर्ट से भरी हुई है और क्वालिटी और सपोर्ट साथ साथ चलते हैं। जब आप हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, अगर कोई गलत कॉन्फ़िगरेशन हो जाए या सपोर्ट प्रॉब्लम आए तो हम तुरंत एक्शन लेते हैं और वहीं मौजूद रहते हैं। इसलिए हम इसे आउटसोर्स नहीं करते। हमारा फॉलो द सन मॉडल है, यानी वर्ल्ड वाइड कवरेज हर समय। हम जल्दी रिस्पॉन्स देते हैं, प्रॉब्लम समझते हैं और उसे सॉल्व करते हैं और एवरेज टाइम काफी कम रहता है। और ये एक बहुत हाई क्वालिटी एक्सपीरियंस होता है। आप ये कैसे मेक श्योर करती हैं कि आप आगे रहें? इसमें थोड़ा बहुत पर्सनल टाइम लगता है। मैं अपनी कैलेंडर में ऐसे समय तय कर देती हूँ जब मैं सिर्फ सोचने पर ध्यान दूं और कोई मीटिंग्स ना करूं, क्योंकि हर कोई मुझसे मीटिंग करना चाहता है। मैं हमेशा टेक्नोलॉजी के बारे में अपडेटेड रहने की कोशिश करती हूँ। एग्जाम्पल के लिए AI 2022 और 2023 में मैंने खुद से ये तय किया कि मैं इस पर अपडेट रहूं, क्योंकि पहले मैं इस पर पूरा ध्यान नहीं दे रही थी। और जब नवंबर 2022 में चैट GPT का मोमेंट आया, मुझे लगा कि ये टेक इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा माइलस्टोन था। मुझे याद है कि मुझे जनवरी 2023 में ऑप्टिकल कॉन्फ्रेंस OFC में टॉक देना था। मैं वहां ऑप्टिक्स, लॉन्ग हॉल, शॉर्ट हॉल, DWDM, को पैकेज्ड ऑप्टिक्स, DSP वगैरह के बारे में बात कर सकती थी। लेकिन इसके बजाय मैंने उस कॉन्फ्रेंस का इस्तेमाल AI को एक ड्राइवर के तौर पर डिस्कस करने के लिए किया। और ऐसा करने के लिए मुझे खुद सीखना और पढ़ना पड़ा, क्योंकि आप बात कर रहे हैं PhD की ऑडियंस से जो शायद थ्योरी के बारे में मुझसे ज्यादा जानते हैं। और इसलिए मुझे हमेशा सीखने में बहुत गर्व होता है, हमेशा सीमाओं को आगे बढ़ाने में एक इंसान के तौर पर, और आप जानते हैं इंडस्ट्री में अपने साथियों से और अरिस्टा के अंदर भी। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे टॉप टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं। आप भविष्य का कितनी दूर तक अनुमान लगा सकती हैं? इतनी दूर नहीं, वैसे कहूं तो मैं गलत भी हो सकती हूँ। मैं इतना दूर अनुमान लगा सकती हूँ कि कुछ चीजें हो सकती हैं, लेकिन मेरी सबसे अच्छी एक्यूरेसी 1 से 3 साल के अंदर की होती है।
उसके बाद थोड़ी और अच्छी स्थिति होगी। और अगले 3 सालों में क्या बदलने वाला है? मुझे ऐसा लगता है कि आज हम एआई को जिस तरह से देखते हैं वो आने वाले समय में काफ़ी बदलने वाला है। अभी हम एआई का एक तरह से मेन फ्रेम वर्ज़न बना रहे हैं, जहाँ बात होती है बड़े क्लस्टर्स की, करोड़ों, अरबों और खरबों पैरामीटर्स और टोकन्स की। हम ये भी देखते हैं कि ये सब टेराफ्लॉप्स, टेरावाट्स या टेराबिट्स की कैपेसिटी में कैसे दिखाई देता है। लेकिन मेरी नज़र में अगले 3 सालों में ये सब ज़रूरी होने के बावजूद मैं इसे कम नहीं आँक रही। मुझे लगता है कि आगे चलकर ये एक ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉब्लम बन जाएगा। हम सब कुछ एक ही साइज़ में फिट नहीं कर पाएँगे और जैसे मेनफ्रेम क्लाइंट सर्वर पे चला गया और आखिरकार पता है डिस्ट्रीब्यूटेड पीसी और क्लाइंट और फ़ोन पर, वैसे ही मुझे लगता है कि एआई भी कई अलग-अलग शेप्स और साइज़ेज़ में आएगा और पता है इसमें ये वाला भी शामिल है ना? और इसके क्या इम्प्लीकेशंस होंगे? काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट, क्योंकि मिनिएचराइज़ेशन करना सिर्फ सबसे बड़ा और ताकतवर सिस्टम बना देने से कहीं ज़्यादा मुश्किल होता है। इसका मतलब है कि हमें अपने ट्रेनिंग मॉडल्स को रीज़निंग और इन्फ्रेंस में ट्रांसलेट करना होगा और कई यूज़ केसेस में कम रिसोर्सेज़ में ज़्यादा काम करना होगा। उहुँ। क्योंकि अगर आप सिर्फ बैंडविड्थ, कैपेसिटी और कंप्यूट पावर को बढ़ाकर ही प्रॉब्लम सॉल्व करें, तो आप दुनिया के सबसे बड़े ट्रेनिंग वर्कलोड्स तो चला सकते हैं। लेकिन अगर उसी कैपेबिलिटी को रीजनिंग में लागू करके उसे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड तरीके से जनरल पर्पस कंप्यूट और स्टोरेज तक ले जाया जाए, तो एआई हर डेस्कटॉप तक पहुंच सकता है। उहुँ। सिर्फ बड़े और पावरफुल सिस्टम तक ही सीमित नहीं रहेगा। क्या आपको चिंता है कि टेक्नोलॉजी की दुनिया अमेरिका और चीन के बीच 2 हिस्सों में बँटती जा रही है? अम, आज हम जिस तरह से बटे हुए हैं, उसका एक पॉलिटिकल पहलू भी है। काश काश इनोवेशन और टेक्नोलॉजी एक समान बराबर के फील्ड पर आगे बढ़े। लेकिन मैं समझती हूँ कि हम सभी अलग-अलग देशों द्वारा शासित हैं। इसलिए मुझे चिंता है कि यूनाइटेड स्टेट्स को आगे रहने और एक कदम आगे रहने के लिए हमें लगातार इनोवेशन करते रहना होगा और लगातार बेस्ट टैलेंट के साथ पार्टनरशिप करनी होगी। आप जानते हैं मैं एक ऐसे इमिग्रेंट का एग्जाम्पल हूँ जो यहाँ आई थी और यहाँ पैदा नहीं हुई। हुँ। चाहे वो टैलेंट चीन में हो, भारत में हो, लंदन में या कहीं और, हमें उस तक एक्सेस चाहिए और हमें बेहतरीन दिमागों के साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत है। अब कल्चर की बात करते हैं। आप एरिस्टा की कल्चर को कैसे डिस्क्राइब करेंगी? एक शब्द में कहूँ तो सही काम करो, क्योंकि पब्लिक कंपनी होने पर सिर्फ क्वार्टर या किसी एक चीज़ पर फोकस करना आसान हो जाता है। और इसमें कोई शक नहीं कि हर कंपनी का एक बिज़नेस मॉडल होता है जिस पर हमें फोकस करना होता है। लेकिन अगर आप उससे आगे बढ़कर सही काम करते हैं, तो बाकी सभी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाती हैं। मैं एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल दे सकती हूँ। हमारे करियर की शुरुआत में हमारे हार्डवेयर के एक चिप मेंबर के साथ एक बहुत बड़ी क्वालिटी की प्रॉब्लम थी। हमने उनके साथ काम किया, उन्होंने हमारे साथ काम किया और मेरे पास सिर्फ सॉफ्टवेयर में एक छोटा पैच करने का ऑप्शन था। लेकिन मैंने पूरी कोशिश की और अपने कस्टमर को बताया, देखो अभी आप प्रॉब्लम नहीं देख रहे, लेकिन ये धीरे-धीरे बढ़ सकता है और हम अपनी लागत पर आपका पूरा गियर रिप्लेस करना चाहते हैं। ये लगभग हमें बैंकरप्ट कर सकता था, लेकिन हमने सही काम करना चुना। तो ज़्यादा लोगों को याद है कि हमने वो किया, भले ही उस समय वो बुरी खबर थी, बजाय सभी अच्छी खबरों के, है ना? तो मुझे लगता है कि एक कंपनी के तौर पर अपने कर्मचारियों के लिए सही काम करने पर फोकस करना, एक कल्चर के तौर पर अपने कस्टमर्स के लिए, यही वो बड़ी बात है, जिसे मैं बताना चाहूँगी। आप ये कैसे मेक श्योर करती हैं कि ये एटीट्यूड पूरे ऑर्गेनाइजेशन में शेयर हो? ये आसान नहीं है, खासकर जब आप बड़े होते जाते हैं। लेकिन जो बात सबसे अच्छी है, वो ये है कि एक मैनेजमेंट टीम के तौर पर, पता है, हम पिछले 15 सालों से काफ़ी हद तक वही मैनेजमेंट टीम है और हम कभी-कभी लोगों को खो देते हैं दूसरे लक्ष्यों या फाइनेंशियल सक्सेस की वजह से। लेकिन मुझे लगता है कि जब आपके पास वही मैनेजमेंट टीम और लीडर्स हों और अब हम अगली जनरेशन के लीडर्स ला रहे हैं और आप उस कल्चर को लगातार मजबूत करते हैं, तो ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन में फैल जाता है। और मैं ये भी कहूँगी कि भले ही हमारे पास मिडिल मैनेजमेंट हो, हम देखते हैं कि वे सिर्फ प्रोफेशनल मैनेजर ना रहें, बल्कि वो कोच और टीम के प्लेयर भी बने और हर रोज एक्टिवली अपने आइडियाज और स्किल्स से योगदान दें। मेरे प्रेसिडेंट और सीटीओ केन डूडा, जो इस कंपनी के फाउंडर भी हैं, अभी भी वो खुद कोडिंग करते हैं। तो ये हमारे कर्मचारियों को बताता है कि हम एग्जाम्पल सेट करके लीड कर रहे हैं। हम एक बात कहकर दूसरी बात नहीं कर रहे हैं। आप सीखती कैसे रहती हैं? शायद मैं उतना नहीं सीखती। जैसा कि मैंने कहा, मेरे सीखने की सोर्सेज बहुत सारे हैं। जब मैं कस्टमर से मिलती हूँ, तो वे मुझे बहुत कुछ सिखाते हैं क्योंकि वे चीज़ों को अलग नज़रिए से देखते हैं। ये एक तरीका है।
मैं अपने इंजीनियर्स के साथ भी बहुत समय बिताती हूँ ये समझने के लिए कि वे क्या कर रहे हैं और उन्हें कौन-कौन सी समस्याएँ आती हैं। वे हमेशा मुझे कुछ ना कुछ सिखाते रहते हैं। आज आप क्लॉड के पास जा सकते हैं या जेमिनी या चैट जीपीटी के पास और बहुत अच्छी एफिशिएंसी के साथ एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हैं, जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को समझना आसान बना देते हैं। मैं सिर्फ अपनी कमज़ोरियों में ही भरोसा करती हूँ, पर ये अच्छा सोर्स ऑफ लर्निंग है और सीखने का मेरा सबसे पसंदीदा तरीका वास्तव में पढ़ना है, जो मैं कम और बहुत कम करती हूँ। अम, लेकिन वो मेरा पसंदीदा तरीका है। जयश्री, जब आप किसी को हायर करती हैं तो आप क्या देखती हैं? हाँ, तो ज़ाहिर है जब आप किसी को हायर करते हैं, तो ये बहुत साफ है कि उन्हें काबिल होना चाहिए। तो हाँ, उसमें काबिलियत का एक एलिमेंट होता है और उनकी क्षमताओं के बारे में उनसे सवाल पूछना। लेकिन मैं देखती हूँ काबिलियत, कैरेक्टर, मोरल वैल्यूज़, कल्चर और किस तरह का इंसान है, क्या आप एक अच्छे इंसान हैं? क्योंकि आप जानते हैं, मैं ये पक्का करना चाहती हूँ कि ये हायर न सिर्फ नतीजे देने में सक्षम हो, बल्कि लंबे समय तक हमारे साथ रह सके और हमारे कल्चर को अपनाए और उसमें घुल-मिल जाए। ठीक है? फिर से सही काम करने की बात पर आते हैं। इसलिए हम हमेशा शॉर्ट टर्म नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हैं और इसलिए हम ऐसे लोगों को ढूँढते हैं, जिनकी सोच हमारी जैसी हो। अक्सर लोग कहते हैं कि अगर आप अपने किसी जान-पहचान वाले या रिश्तेदार को हायर करते हैं, तो वो नेपोटिज़्म होता है। लेकिन मेरा मानना है कि इससे बहुत अच्छे लोग भी मिलते हैं क्योंकि अगर आप उस एम्प्लॉयी को जानते हैं, तो चांसेस हैं कि उसका रिलेटिव भी वैसा ही हो। इसलिए अगर हमारे पास ओपनिंग्स हों, तो मैं अरिस्टा एम्प्लॉइज़ के फैमिली को इंटर्नशिप्स देने के लिए हमेशा तैयार रहती हूँ। आपके एम्प्लॉय में से कितने परसेंट लोग इंडियन बैकग्राउंड के हैं? अ, मैं कहूँगी कि क्योंकि हमारी इंडिया में बड़ी फैसिलिटी है, इसलिए ये करीब 15 से 20% के आसपास है। क्या हम आपकी परवरिश के बारे में बात कर सकते हैं भारत में? आप नई दिल्ली में पली-बढ़ी, तो जब आप 5 साल की थीं तो आप क्या सपने देखती थीं? हाँ, मेरा जन्म लंदन में हुआ, परवरिश दिल्ली में हुई और ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा मैंने यूनाइटेड स्टेट्स में बिताया। मेरे पापा एक टीचर थे, इसलिए वे मेरी पढ़ाई के बारे में सोचते थे और ये देखते थे कि मैं अच्छा करूँ। उन्होंने भारत में पहले 5 आईआईटी शुरू किए, जैसा कि आप शायद जानते हैं, वे बहुत मशहूर और अच्छी रेप्यूटेशन वाले हैं। तो मुझे लगता है कि मिडिल क्लास परिवार में, इंस्टीट्यूशन में एजुकेशन एक बहुत बड़ा हिस्सा थी। तो स्कूल में अच्छा करना, पता है बहुत अच्छा करना, सिर्फ़ अच्छा करना ही नहीं, स्कूल में बहुत अच्छा करना, सबसे अच्छे स्कूलों में जाना। मेरे माता-पिता ने ये देखा कि वे मुझे सबसे अच्छी शिक्षा दे सकें। तो मैंने कभी ये सपना नहीं देखा था कि मैं आज यही करूँगी। मैं एक-एक कदम पर ध्यान देती थी, जैसे स्कूल में अच्छा कैसे करूँ और बेस्ट कॉलेजेस तक कैसे पहुँचूँ। उस समय कोई लॉन्ग टर्म प्लान नहीं था। लेकिन मुझे पता था कि मेरे माता-पिता को मुझसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें थीं। शायद उस समय पर मुझे खुद से उतनी ज़्यादा उम्मीदें नहीं थीं। जब किसी पर इतनी सारी उम्मीदें होती हैं तो उसका उस पर क्या असर पड़ता है? कभी-कभी ये आपको बेहतर परफ़ॉर्म करने के लिए मजबूर करता है क्योंकि ये एक बहुत ही दिलचस्प बात है कि जब भी मेरे पापा या मम्मी पेरेंट टीचर एसोसिएशन में मेरे टीचर्स से मिलने जाते थे, तो वे हमेशा कहते थे, "जयश्री में बहुत पोटेंशियल है, लेकिन वो उसका पूरा इस्तेमाल नहीं कर रही है। ये अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर रही है।" और इसलिए वे वापस आकर और ज़्यादा की डिमांड करते थे और ज़्यादा की उम्मीद करते थे। लेकिन इससे मुझे एक खास सीख मिली। मेरी एक बहुत करीबी दोस्त थी भारत में जैसे स्टूडेंट्स की रैंकिंग होती है। वो हमेशा फर्स्ट आती थी और मैं कभी फर्स्ट नहीं आई। और मैंने देखा कि वो पता है क्या, इन एग्ज़ाम्स में अच्छा करने के लिए पढ़ाई के मामले में दिन में लगभग 8 घंटे पढ़ाई करती थी और मैं दिन में 3 से 4 घंटे ही पढ़ाई करती थी। और मेरे लिए वो देखें तो अच्छा आरओआई था, अगर आप इसे ऐसा कहना चाहें तो। मुझे ऐसी रैंक मिली जो उसकी जितनी अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने अच्छा किया, मैं टॉप 10% में थी। मैंने अपने पेरेंट्स को ये समझाने की कोशिश की कि मैं लॉन्ग गेम खेल रही हूँ और आज ये सही लग सकता है, लेकिन उस समय ये दिन में 8 घंटे पढ़ाई न करने का एक बहाना ज़्यादा था। आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, जो उस समय लड़कियों के लिए बहुत आम नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर आपने ये सब कैसे किया? हाँ, मैं वहाँ एलिमिनेशन के ज़रिए पहुँची। मुझे फ़िज़िक्स पसंद थी, मुझे केमिस्ट्री पसंद थी, मुझे मैथ पसंद थी, मुझे बायोलॉजी पसंद नहीं थी। मैं आर्ट्स डिपार्टमेंट में उतनी अच्छी नहीं थी और मैंने सोचा ऐसी कौन-सी चीज़ है जो मुझे प्रॉब्लम सॉल्विंग का ये इंटरसेक्शन दे सकती है। और कंप्यूटर साइंस अभी भी एक काफ़ी रेयर फ़ील्ड थी मेरे ज़माने में। शायद अगर वो अवसर ज़्यादा होता तो मैं और करती। मुझे अपने कंप्यूटर साइंस के क्लासेस मैथ डिपार्टमेंट में लेने पड़ते थे। फॉर्ट्रन, सी प्लस प्लस और असेंबली के लिए। मैंने कुछ क्लासेस ली, लेकिन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ही असली हार्डकोर इंजीनियरिंग थी और अब ये फिर से सामने आ रही है।
काश अब इस मॉडर्न दुनिया में ज्यादा से ज्यादा सिलिकॉन और चिप और हार्डवेयर डिजाइन में ज्यादा लोग इसे करें। तो मुझे लगता है, और मैं अपने पापा से प्रभावित थी, जिन्होंने आईआईटी शुरू किए थे, जिन्होंने साइंस को असल दुनिया की समस्याओं पर लागू किया था, जो मुझे लगता है कि असल में इंजीनियरिंग है। वो कुछ ऐसा था जिसने मुझे एक्साइटेड किया। आपको टेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा मेहनती लोगों में माना जाता है। आप कितना काम करती हैं? पता है, मुझे लगता है कि जब आप अपने काम से प्यार करते हैं तो ऐसा नहीं लगता कि आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं या लंबे समय तक काम कर रहे हैं, आप इसे एंजॉय कर रहे हैं। साथ ही एक सीईओ के तौर पर सारी जिम्मेदारी आप पर होती है, और मेरी एक जिम्मेदारी है। तो मैं कहूंगी, मेरी मम्मी भी यही कहती हैं, तुम बहुत मेहनत करती हो, और मैं कहती हूँ, मम्मी मुझे जो मैं कर रही हूँ वो पसंद है, इसलिए मैंने कभी घंटों की गिनती नहीं की। मेरे लिए हमेशा ये जरूरी रहा है कि मैं अपने काम को अपने हेल्थ और फैमिली के साथ बैलेंस करूं। लेकिन सच कहूं तो मुझे कुछ और हॉबीज चाहिए, शायद फिर मैं थोड़ी कम मेहनत करूंगी। आपकी हॉबीज क्या हैं? क्या आपकी कोई हॉबी है? हाँ, पता है, मैं पहले बहुत दौड़ती थी, लेकिन मेरे घुटनों में चोट लग गई, इसलिए अब मैं चलती हूँ और काफी हाइक्स करती हूँ। इसमें हमारा डॉग भी बड़ा हिस्सा है। मेरी फैमिली वैसे भी किसी न किसी रूप में म्यूजिक से जुड़ी हुई है। भले ही मैं पब्लिक सिंगिंग का कोई प्लान नहीं रखती, लेकिन इसमें मजा बहुत आता है। शावर में आवाज तो वैसे भी कमाल की होती है, वहां तो कोई भी अच्छा गा सकता है, और आजकल तो सिंथेसाइजर्स की मदद से और भी अच्छा लगने लगता है। मुझे ये सब बहुत पसंद है। मुझे पढ़ना भी बहुत अच्छा लगता है। आप क्या पढ़ती हैं? मैं काफी बायोग्राफीज पढ़ती हूँ। हाल में उतना पढ़ नहीं पाई हूँ, लेकिन जब भी पढ़ती हूँ ज्यादातर लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाइट्स के दौरान ही पढ़ती हूँ। और या तो मैं कोई स्पेसिफिकेशन प्रिंट करके पब्लिश करती हूँ और कोई टेक्निकल डॉक्यूमेंट पढ़ती हूँ, या फिर बिल्कुल हल्का फुल्का नॉवल पढ़ लेती हूँ, जैसे जॉन ग्रीशम जैसा, जिसमें ज्यादा सोचना या दिमाग नहीं लगाना पड़ता। वो मेरा डाउन टाइम होता है। और सच कहूँ तो मैं मूवी देखने से ज्यादा पढ़ना पसंद करती हूँ। अपनी जिंदगी में आपको सबसे ज्यादा किस बात पर गर्व है? मुझे सबसे ज्यादा गर्व अपनी फैमिली पर है। मैं कहूंगी कि मेरी बेटियां, मेरे पति और मेरा बड़ा परिवार, वे मुझे बहुत खुशी देते हैं, क्योंकि उस स्तर पर बात सिर्फ मेरी नहीं रहती बल्कि उनकी होती है। हाल ही में मुझे मेरी अल्मा मेटर सेंटा क्लारा यूनिवर्सिटी से ऑनररी डॉक्टरेट डिग्री भी मिली। लेकिन मेरी बेटियों ने सच में मेहनत की। एक ने पीएचडी की और दूसरी ने वेटरनरी साइंस में डॉक्टरेट किया। मुझे उनकी वैल्यूज पर गर्व है, उनकी कंपैशन पर खुशी है, और इस बात की भी कि उन्होंने एक्सीलेंस का अपना रास्ता चुना। आप युवा लोगों को, जिनमें आपकी बेटियां भी शामिल हैं, किस तरह की सलाह देती हैं? मैं अक्सर यही सलाह देती हूँ, क्योंकि आज के ज्यादातर युवा अपने करियर में एक तय मुकाम तक जल्दी पहुंचने को लेकर काफी एंग्शियस रहते हैं। मैं उनसे कहती हूँ, अपना रास्ता एक्सीलेंस की ओर बनाओ। हम में से हर किसी के पास एक टैलेंट होता है, जिसका मतलब है हम कुछ चीजों में अच्छे होते हैं, कुछ चीजों में बहुत बुरे होते हैं। लेकिन अगर आप उन चीजों को ढूंढ सकते हैं जिनमें आप अच्छे हैं, और उसे बेहतर बना सकते हैं, और उस पर काम करके बेहतरीन बन सकते हैं, और उस पर काम करते रह सकते हैं, तो मुझे लगता है हर कोई बेहतरीन बनने का रास्ता खुद तय करता है। और ये हमेशा केवल पैसे से नहीं मापा जाता। इसे उस मंजिल तक पहुंचने से मापा जाना चाहिए जिसे आप सफलता मानते हैं। जयश्री, तो ऐसा लगता है कि भारत में आपके टीचर्स पूरी तरह गलत थे। आपने अपने पोटेंशियल को पूरी तरह इस्तेमाल किया है। दुनिया को जोड़े रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे के लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू निकोलाय, इतने थॉटफुल सवालों के लिए शुक्रिया। थैंक यू।